बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चीन के दौरे के दौरान चीनी सदर और हम मनसब से कहा मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई, जबकि लॉन्ग मार्च से खिताब करते हुए आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि गैर सियासी होने का फैसला कर लिया तो कौन सी चीज़ है जो इलेक्शन कराने से रोक रही है। जबकि अदालत ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान साहब को 25 मई के वाक़यात पर उनसे वजाहत तलब कर ली है। इस समय दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको भी नहीं सर, लॉन्ग मार्च से आज खान साहब ने एक मरतबा फिर खिताब किया और हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम किसी सूरत आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि आपसे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने आज ये बात की। क्या मुज़ाकरात हो पाएंगे और क्या खान साहब जो इस वक्त प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब हो पाए हैं अभी तक? देखिए, मुज़ाकरात तो होंगे। हुकूमत को मौक़िफ़ ये है कि प्री कंडीशंस ना रखी जाए। ये ना कहा जाए कि जी पहले ये बात मानो फिर हम बैठेंगे। उनका ये कहना है। खान साहब जो है वो अपना जो लश्कर है, उनका जो लॉन्ग मार्च है, बड़ी तादाद में वो इस्लामाबाद की तरफ चले आ रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा उसकी जो रफ्तार है वो कम हो गई है। अब इनके मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं PTI के, वो मुख्तलिफ इसके बारे में राय रखते हैं कि ये रफ्तार क्यों कम हो गई है। अक्सरियत जो खान साहब की के जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि इसमें कोई हिकमत अमली है, और बाकी जो हैं उनको इल्म नहीं है। जो सीनियर हैं वो कहते हैं कि इसको तो तेज़ी के साथ आगे आना चाहिए था, और यहाँ पर आकर फिर यहाँ आ जाते मोटरवे से, और यहाँ आकर इस्लामाबाद के बाहर बैठ जाते, और इतने दिन जो रास्ते में गुजार रहे हैं वो यहाँ बैठ के किसी पार्क में बैठे होते तो लोग ज़्यादा जमा भी हो जाते, मुल्क से दबाव भी बनता। तो ये हिकमत अमली किसकी है कि जी एक लंबा तवील जो कई दिनों तक मुहित है, और फिर खान साहब वापस जाते हैं लाहौर, फिर वापस आते हैं सुबह, फिर वापस जाते हैं, फिर आते हैं, अगला जो पड़ाव होता है, फिर वापस जाते हैं। तो वो उसके नतीजे में वो तो बहुत ही मतलब है कि अब वो 10 तारीख तक आता है, लेकिन वो किसी भी वक्त वो कह सकते हैं कि तेज़ी के साथ निकलो आगे और आगे बढ़ो। तो एक आप समझें कि एक वो स्टेलमेट सा है, बदमज़गी सी है, रियासत रुकी हुई है, काम मामलात आगे बढ़ नहीं रहे, गैर यकीन अपनी जगह मौजूद है। फिर जो दूसरी दो तीन बातें इसमें और अहम है कि देखें इनके जो रास्ता है अल्टीमेटली, एक तो ये कि मुझे इनके लोग भी बात कर रहे हैं, और बाकी जो मतलब PTI की सीनियर रहनुमा भी बात कर रहे हैं। खान साहब ने तो इस पर इसको डिनाई किया काफ़ी दफ़ा, उनसे जब इंटरेक्शन हुआ हुकूमत के जो आखिरी दिन थे उसमें भी बात हुई, उससे पहले भी हुई, और बाकी अहबाब के साथ मीडियाज़ के उनसे ये एक ही सवाल पूछा जाता रहा कि आप कोई किसी ख़ास शख्सियत को आप चाहते हैं आर्मी चीफ? तो उन्होंने कहा नहीं चाहता। लेकिन इनके जो बाकी रहनुमा है वो कहते हैं कि खान साहब तो चाहते हैं। अच्छा, अब उसमें जो है वो ये एक मामला बड़ा अजीब सा है, क्योंकि मैं अच्छा हुकूमत के लोग हैं वो भी कहते हैं कि खान साहब चाहते हैं कि किसी एक, और ये इसके लिए तो हो नहीं रहा, इलेक्शंस के लिए, इसके लिए, उसके लिए वो चाहते हैं या तो मार्शल लग जाए या ऐसा हो जाए। अच्छा, मैं सबकी बातें सुन तो रहा हूँ, लेकिन मैं इसको समझने से कासिर हूँ कि ये कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा एक पूरा मुल्क जो है, पूरी रियासत वो स्टैंड स्टिल पे चली जाए इस बात के ऊपर। जो भी शख्सियत बैठी होती है वज़ीर आज़म के ओहदे पे, कोई भी शख्स बैठा हो, तो ये इसमें तो मुशावरत भी नहीं होती। वो अगर मुशावरत चाहे तो अपने दोस्त अहबाब से कर ले, चाहे तो किसी से भी ना करे। तो वो जो भी नाम हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, उनमें से मंगवाए और उसके बाद उनका जवाब दिए जाए। तो ये मुझे तो मैं सुन रहा हूँ सबकी बातें, लेकिन एक होता है ना कि इंसान एक बिजार सा होता है कि यार क्या ऐसा भी मुमकिन है पाकिस्तान में? देखें, ये उस वक्त तो होता है कि निगरान वज़ीर आज़म, निगरान जो है वो वज़ीर आला, 3 नाम उधर गए, 3 फिर उसमें चले गए, इलेक्शन कमीशन में चले गए, वहाँ तय नहीं हुआ, कमेटियाँ बन गई, उसमें नहीं तय हुआ। ये तो है। इस आम तरीन ओहदे को इस तरह से जो बनाया गया है यहाँ पे सिलसिला चंद हफ्तों या महीनों से, तो ये तो बड़ा ही तकलीफ देह है। ये तो जो उस मसले पे बैठा होगा, इमरान खान होंगे, शहबाज शरीफ होंगे, गिलानी साहब होंगे, जरदारी साहब, नवाज शरीफ होंगे, जो उस सीट पे बैठा होगा ये उसका इस्तेकाक है। वो किसी से मशवरे का भी पाबंद नहीं है। कर ले तो अच्छा है, नहीं करे तो ना करे। तो ये मैं इसको इतना जो हिजान बपा है, अगर इसकी वजह से है, तो ये सब कह रहे हैं, अब दोनों तरफ के लोग कह रहे हैं, तो मैं तो इस पे हैरान हूं कि ये कैसे
क्या हमारी रियासत और हमारे जो अमूर सल्तनत हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं अमूर रियासत, और कैसे हम इसको मतलब है कि इससे निकल आएंगे इंशाल्लाह, खैर अल्लाह करेगा। लेकिन एक बात कितनी अजब सी है कि जिसके ऊपर डिबेट हो या डिबेट की भी जाए, इसलिए मैं इससे काफ़ी दिनों से मैं इससे अपनी जान छुड़ा रहा हूँ। लेकिन चूंकि बात अब बढ़ती जा रही है और हर तरफ से इनके वज़रा भी, हुकूमत भी कह रही है, वो उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है खुल के, तो वो एक मेरी तो समझ से ये बाहर है कि ये बात ये कहाँ से आ गया मामला ये तो, और इसके ऊपर मुल्क में एहतजाज बपा है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि खान साहब को तेज़ी के साथ मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद आना चाहिए था, और यहाँ आकर अब वो रास्ते में रुक गए हैं। अब आज उन्होंने एक और बात उनसे कह लो, हर ये जो आसपास उनके लोग हैं, देखिए मुशावरत तो खान साहब करते हैं यकीनन, लेकिन हालात को फिर वो खुद भी जायजा लेते हैं। इस वक्त मेरी जो खबर है वो ये कि मामलात रुके हुए हैं। हुकूमत कह रही है कि जी प्री कंडीशंस नहीं होंगी, उसके बाद हम मुज़ाकरात करेंगे। वो कहते हैं पहले अब तारीख अनाउंस करें इलेक्शंस की। वो कह रहे हैं इलेक्शंस को भूल जाएं, इलेक्शन तो हम करवाएं जब हमें सूट करेगा। अभी इलेक्शन होंगे तो इमरान खान स्वीप करेंगे, तो हुकूमत को सूट नहीं करता, और उनके पास इख्तियार भी है इस बात का कि वो जब चाहें इलेक्शन करवाएं। तो खान साहब को मेरा ख्याल है कि इसमें मैं नहीं जानता कि आने वाले दिनों में, अब आज एक और उनसे बात उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा तहरीक तो ख़त्म नहीं होगी। कल उन्होंने कहा था कि तहरीक जो है वो सिंध जाएगी जरदारी साहब के पीछे, तो जरदारी साहब के पीछे जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा इस्लामाबाद में? फिर इसका मतलब है कि यहाँ तो सेटअप गिरेगा तो फिर सिंध का भी सेटअप साथ ही गिरना चाहिए, तो वो बरकरार है, उसे गिराएंगे जाके ये। और फिर आज खान साहब ने एक बात और की कि ये यहाँ ख़त्म नहीं होगी बल्कि अगले 10 माह जारी रहेगी। तो अगर एक सेटअप ही गिर जाएगा और यहाँ पर इनकलाब आ जाएगा तो अगले 10 माह क्या होगा? वो तो इलेक्शन की तरफ इशारा है। तो वो अभी मेरा ख्याल है खान साहब इसको थोड़ा सा, यानी चीज़ों को एक अरसर नौ हिकमत अमली अपनी बना रहे हैं, जिसमें फिर वो एक फाइनल काउंटडाउन की तरफ उन्होंने बहरहाल बढ़ना है। लेकिन वो काउंटडाउन अब उसकी जो शक्ल सूरत है वो कुछ मुबहम सी हो गई है इस मरहले पे, और खान साहब की स्ट्रेटजी भी हो सकती है या कोई हालात और वाकयात भी हो सकते हैं कि भाई कैसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये इतना लंबा जो एक ये ट्रक की बत्ती किस्म का रास्ता है ये किसने उनको दिया कि वो जहां उन्होंने जाना होता है वो इतना क्राउड होता है कि वो थोड़ा सा रेंगता आगे जाता है। लोग बहुत हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं उसमें, लेकिन वो उसकी वजह से वो जो रफ्तार है वो कम हो गई है। वो एग्जैक्ट डॉट जिस तारीख को पहुंचना था अब वो आगे जा रहा है, और वो आगे शायद और भी आगे चला जाए। तो ये एक ऐसा मामला है जिसको खान साहब ने अब मेरे ख्याल से अपनी हिकमत अमली वो दोबारा से मेरी बात अभी थोड़ी देर पहले हुई तो उन्होंने कहा कि शायद कल या परसों वो एक इसके अंदर कोई तब्दीली करें अपने इस्लामाबाद के जो भी उनका प्लान है। सर, जिस तरह के यहाँ पे हालात हैं, सी पैक प्रोजेक्ट के हवाले से भी आज वज़ीर आज़म साहब ने चीन में जो है वो बात भी की है, दौरे पर भी हैं, और अहम जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के खुलने के भी हम लोग उम्मीद रख रहे हैं मुस्तकबिल में। इस वक्त खान साहब को ये तमाम तर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इस तमाम तर सूरत हाल में क्या ये अवाम के फेवर में जा रही है? ये तमाम तर सबको निकलना चाहिए बतौर, और इससे निकलना नहीं ये चाहिए। दौरा जो है ना सबको इसमें जाहिर है कि अभी जो जीटी रोड पे है मामला वो तो मुल्क में एक इलाके तक महदूद है, और खान साहब अपना प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये मामला तो मुज़ाकरात पे ही जाना चाहिए और मुज़ाकरात के जरिए ही रास्ता निकलना चाहिए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है पूरी, जो 9th है इनकी, कि शी जिनपिंग जो हैं चाइना के प्रीमियर कॉल्स फॉर पोर्ट एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान टू बी एक्सीलरेटेड। उन्होंने कहा है शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात में, काफ़ी लंबी चौड़ी उनकी मुलाकात हुई है। लंबी चौड़ी से मुराद ये कि ज़ाहिर है जो भी उसमें डिस्कशन बहुत कुछ हुआ है, और ये जो खबर है इसके मुताबिक वो शहबाज शरीफ साहब से कह रहे हैं कि गवादर में पुश फॉरवर्ड करो, तेज़ी के साथ काम आगे बढ़े। ये रुका हुआ है ना, सीपेक तो रुका हुआ है 4-5 साल से, तो ये बिल्कुल ही साइड पे पड़ा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि इसको तेज़ी के साथ आगे करें और ये प्रोजेक्ट को जो है आगे लेके जाएं। अच्छा, इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि शी जिनपिंग को दावत दी है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसका, लेकिन जो दावत तो दी है पाकिस्तान दौरे की, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग को पाकिस्तान आने की दावत दी गई है, और वो दावत उन्होंने कबूल कर ली है। तारीख नहीं अनाउंस की, दावत कबूल कर ली है। तो ये एक बड़ा, अब वो चंद महीनों में होती है, कुछ ज़ाहिर महीने लगेंगे, इसमें फौरी तो नहीं आएंगे वो, लेकिन पाकिस्तान का वो दौरा शी जिनपिंग करने जा रहे हैं। तो ये अच्छा, यहाँ जो बात है देखें, खान साहब को इनके लोगों ने एक और 2-3 अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका
सियाको सबाक समझना बड़ा जरूरी है। पहली बात तो मैंने अरब स्प्रिंग की कल बताई थी जी। कि अरब स्प्रिंग एक फितना था, एक फितना था जो मुल्कों को तबाह करके चला गया। ठीक है, आप वहां ट्यूनीजिया में उस बच्चे ने दिसंबर 2010 में आग लगाई। वो सुबह नौजवान लड़का निकला, मोहम्मद बजाजी जो था, उसको तंग करते थे। वो सारे, वो सब्जी का एक ठेला लगाता था बीच में। वो पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में उसकी बात नहीं सुनी, फिर पुलिस वालों ने उसका मजाक उड़ाया। एक खातून पुलिस ऑफिसर ने उसको गालियां दी सबके सामने। वो वापस आया और वो जो ठेला था, उस ठेले के पास खड़े होकर उसने अपने आप को आग लगा ली। यहां से अरब स्प्रिंग शुरू हुई। अरब स्प्रिंग शुरू ऐसे हुई, उस नौजवान ने अपने आप को आग लगा ली। करप्ट एक सिस्टम था, कोई उसकी बातें सुन रहा था। दिन के 10-11 बजे आग फैल गई पूरे जनाब ट्यूनीजिया में। हंगामे शुरू हो गए, मिस्र में फैल गए, यमन में फैल गए, सीरिया में फैल गए, लीबिया में फैल गए, फैलते चले गए। उसकी डेथ हो गई। ये जो जैनुल आबदीन थे फरार हुए वहां से, मामलात नहीं संभले। साथ इजिप्ट में फैले, वहां पर तहरीर स्क्वायर शुरू हो गया। तहरीर स्क्वायर में वो हुस्नी मुबारक फारिग हुए। उसके बाद जो है वो लीबिया में फैल गया, लीबिया में कद्दाफी मारे गए। ये फैलते फैलते, लेकिन नतीजा क्या निकला? यमन के अंदर खाना जंगी शुरू हो गई। मैंने कल भी बात की, शाम के अंदर मुजाहरे स्टार्ट हुए और ये काफी जगहों पर तो बेचैन थे लोग। डिक्टेटरशिप थी, हकूक नहीं थे। लेकिन कई जगह पर ये ऑर्केस्ट्रेटेड भी थी, ये प्लान्ड भी थी। अरब स्प्रिंग प्लान थी कि यहां पर इसकी हुकूमत गिराओ, इसकी ये ऐसे करो ऐसे करो। कई मुल्कों ने कुचल दिया, ज्यादती एक्सेसेस भी हुई। ठीक है, लेकिन उसके नतीजे में रियासतें संभल गईं। अगर रियासतें ना संभाल पाती तो या तो वो लीबिया बन जाती, या वो हमारी मिसाल श्रीलंका से नहीं मिल रही। हमारी जो मिसाल, श्रीलंका को भी डिस्कस कर लेंगे किसी वक्त, लेकिन हमारा जो इशू है वो ये अरब स्प्रिंग की बात जब चलती है तो ये ध्यान में रखें कि अरब स्प्रिंग में रियासतें टूट गई। ठीक है, मुजाहरे होते हैं, एहतजाज होते हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता कि आप वो मतलब चलें। एक और बात चल रही है, तुर्की में क्या हुआ जी? तुर्की में जो हुआ 2016 में, ठीक है, नवंबर 2016 में तुर्की में ये हुआ कि वहां पे फतह उल गुलन है। अब फतह उल्लाह गुलन जो है वो 1999 से अमेरिका में है। अच्छा, वो सियासत में है नहीं है, तैयब अर्दोगन के दोस्त थे, वो इमाम आर्मी उन्होंने बना ली थी, वो एक खतीब थे। उनकी जो तारीख पैदाइश है वो बयान होती है कि जी वो 1938 में, जिस दिन नवंबर 1938 गालिबन जिस दिन कमाल अतातुर्क की डेथ हुई, उसी दिन वो पैदा हुए। हालांकि जो पेपर्स हैं अमेरिका में और बाकी जगहों पे वो उनके 1940 है, उसको छोड़ें। वो इमाम मस्जिद रहे, वो पढ़ाते रहे। उसके बाद उनका एक ऑडियो आ गई सामने कि जिसमें ये उन्होंने कहा कि जी ब्यूरोक्रेसी में, फौज में, अदलिया में इधर उधर घुस जाओ और अपने हम जो मददगार हैं वो पैदा करो, ये करो वो करो। उन्होंने ग्रीन कार्ड अप्लाई किया 9/11 के बाद। 9/11 के बाद उनका ग्रीन कार्ड रिजेक्ट हो गया FBI की रिपोर्ट्स पे, इस पे उस पे, लेकिन बाद में वो एक्सेप्ट हो गया। 1999 से वो बाहर हैं और उनके लाखों जो चाहने वाले हैं तुर्की और दुनिया में भर में मौजूद हैं। अब ये हुआ कि वो किसी वक्त इनके सियासी साथी नहीं थे तैयब अर्दोगन के। तैयब अर्दोगन उनकी थोड़ी सी, यानी इसलिए क्योंकि वो जो उनका मकतब फिक्र था वो सपोर्ट कर रहा था तैयब अर्दोगन को, तो तैयब अर्दोगन उनको साथ दे रहे थे। लेकिन फिर ये हुआ कि वो जो नवंबर 2016 में बदकिस्मत वाकया ये पेश आया कि वो जो गुलन मूवमेंट के लोग थे, जिसको आप खिदमत कहते हैं, सर्विस कहते हैं, या जो भी उसको लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो गुलन मूवमेंट के जो लोग थे, जिसमें फौज के भी लोग थे और ख़ास तौर पे फौज के, उन लोगों ने, अब ये एक अजीब मामला है, उन लोगों ने पार्लियामेंट के ऊपर यानी कू डेटा की कोशिश की। पार्लियामेंट में बॉम्बिंग, F-16 तैयारे, ठीक है, वो ढूंढ रहे थे, उनके टैंक निकल आए, वो जनाब उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। तैयब अर्दोगन वो TRT पे कब्जा कर लिया। TRT पे अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी, उनके जो लीडर ने, उन्होंने अपने फौज के अफसरान को पकड़ लिया, मतलब मुल्क एनार्की में चला गया। उसके बाद ये हुआ कि तैयब अर्दोगन ने अवाम से खिताब किया, अवाम से खिताब करके बाहर आए और वो जो बागी टोला था गुलन मूवमेंट का, उसको उन्होंने कुचल दिया। और उसके बाद हजारों लोग गिरफ्तार हुए, पूरी दुनिया से ये गुलन मूवमेंट, पाकिस्तान में भी जो स्कूल वगैरह गुलन मूवमेंट के थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ से भेजें, वापस भेजें, खत्म किया गया इस मूवमेंट को। अमेरिका से आज तक बात हो रही है। ये कहा जाता है कि उसके पीछे CIA थी, CIA कहते हैं हम तो नहीं थे, लेकिन तैयब अर्दोगन कहते हैं कि इसके पीछे ये फितने थे। ये फितने होते हैं ना, मतलब मैं इसे भी कह रहा हूं कि रियासत के अंदर जब ऐसे इश्यूज खड़े होते हैं ना कि जी अचानक बगावत हो गई और जनाब हो गए, ये कोई इनकलाब नहीं है। ये वो था, अगर फर्ज करें ये इसके नतीजे में क्या होता, एक इधर कौम खड़ी थी, एक कौम इधर खड़ी है, अफसरान इधर खड़े हैं, ब्यूरोक्रेट्स इधर खड़े हैं, इधर खड़े हैं, खून किसका गिरना था और नतीजे में क्या होना था?
अक्सरियत तो इधर ही थी ना, अर्दोगन के साथ थी, वो तो एक टोला था, वो टोला क्या अक्सरियत के ऊपर गालिब आ जाता? तो ये कोई मॉडल नहीं था, ये एक बगावत थी। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे उस बंदे ने खड़ा होकर काबा में कह दिया कि मैं इमाम मेहदी हूं, और फितना था। देखिए बात ही होती है कि आप अब उसको मतलब जिस तरह से भी आप इंटरप्रिटेशन कर, लेकिन आप तसव्वुर करें ना कि उस टोले को अगर ना कुचला जाता जो कि तैयब अर्दोगन के खिलाफ खड़ा हुआ था, तो तुर्की का क्या हाल होता? मतलब तैयब अर्दोगन की बहुत सी पॉलिसियों से आप इख्तिलाफ करें, उनके आप आइन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए, ये वो सारा चलता है, लेकिन इसको मिसाल कि भाई वहां पर लोग टैंकों के आगे लेट गए, तो टैंक कौन से टैंकों के आगे लेट गए? वो बागी टोला था, वो बागी टोले के आगे वो इसलिए लेट गए कि वो मॉडल नहीं था कोई, उनको पकड़ के फिर, और वो फितना था। तो अब लोगों ने उसको रोका, और लोगों ने उस फितने को मिलकर, अक्सरियत ने तुर्की के, और फिर तैयब अर्दोगन पहले से ज्यादा मकबूल हो गए। उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की, फिर अपनी रियासत को संभाला, और आज वो इस काबिल हैं कि सऊदी अरेबिया से उनकी दोस्ती, फिर ये यूक्रेन रशिया मामले। देखिए रियासतें संभाल, अमेरिका नेटो में भी हैं, उधर भी हैं, उधर भी हैं। एक बड़ा ब्रादर मुल्क हमारा जो बड़ा उसने बचाया अपने आप को, उसको तोड़ने की, उसको ये सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग, सो कॉल्ड ये इनकलाब, ये जब आती है ना चीजें, मैं 1000 प्यूटिन की पॉलिसियों से इख्तिलाफ करता हूं, और मैं 1000 ये जो बातें होती है ना कि जी प्यूटिन को हर रेवोल्यूशन के पीछे एक कोई ना कोई नजर आता है, लेकिन इस बात पे मैं इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि ये जब भी होता है और एक मैसिव लेवल पे बात की जाती है, आग लगा देंगे, गिरा देंगे, इसके पीछे कोई ना कोई फितना होता है। तरीका ये होता है कि हमेशा जैसे डॉक्टर्स करते हैं, हमारे कितने मसाइल हैं डॉक्टर्स के, हमारे कितने नर्सेस के, स्टूडेंट्स के, इसके उसके, हमारे इस सिस्टम में मसाइल हैं, ये जो आपका ये जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम है पाकिस्तान का, लेकिन ये आपने अल्टीमेटली बैठ के करना है। जब आग लगा देंगे, गोली मार देंगे, खून गिरेगा, खून रेजी होगी, ये ओ भाई इससे किसका नुकसान होगा? मैंने आपसे कहा ना, कौम पहली तकसीम है, कौम में आप इसमें पोलराइजेशन देखें तो इतनी पोलराइजेशन है, लेकिन मैं फिर दोबारा दोहराता हूं कि अल्लाह का एहसान है, पोलराइजेशन खास सतह पे, ये गली मोहल्ले में नहीं है। गली मोहल्ले में लोग अभी भी बैठ के ओ इमरान खान चंगा है तो आगे कहा नहीं मियां साहब चंगे ने, ऐसा हो रहा है, ठीक है ना? मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि उठ के गर्दनें काट रहे हैं एक दूसरे की। आप इस मुल्क को खुदारा, और मतलब मुझे बड़ा सुकून है इस बात पे कि गली मोहल्ले में फिर लड़ाइयां नहीं हुई, वरना कोशिश पूरी हुई कि यहाँ पे लोग इतनी नहीं पोलराइजेशन इतनी बढ़ा दी है ना। तो बात ये सारी कि इसको यहां से, ये मुझे लगता है कि आगे नहीं जाएगा मामला, यानी अब ये तलखी आगे नहीं जाएगी, ये खान साहब को भी इदराक है, क्योंकि नुकसान खान साहब का होगा सर। देखिए उसकी वजह यह है कि खान साहब पॉपुलर लीडर है, इलेक्शंस की तरफ मामला को लेके जाएं, और इलेक्शंस की तरफ लेके जाएं, और फेस सेविंग हुकूमत नहीं देगी, फेस सेविंग तो देनी पड़ेगी, वरना तो फिर मसला तो खराब हो। कोई ना कोई फेस सेविंग क्या, वो कोई ना कोई बात तो इलेक्शंस की डेट पे किसी और मामले में कोई वो प्रेशर बिल्ड करते जा रहे हैं, ये अपना प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, आखिर में बैठ के इनको बात करनी पड़ेगी। सवाल ये है कि उससे पहले 10, 15, 20, 100, 200 लाशें गिर जाएं, आगे लग जाएं, अमलाक को नुकसान पहुंच जाए, या ये कि उसके बाद हो। बैठना तो है। और आज मैं सनाउल्लाह साहब को सुन रहा था, राना सनाउल्लाह साहब को सुन रहा था, और मैं उनको शाह महमूद साहब को भी सुना, वो कहते हैं हम आते जाते तो मिलते रहते हैं, हम दोस्त या अहबाब हैं, लेकिन मुज़ाकरात नहीं हो। ये सारे एक साथ रहते हैं, एक साथ पार्लियामेंट में, कोई जानी दुश्मनी, कोई जायदाद के झगड़े हैं। ओ भाई आपस में बैठ के मसले को हल करो, और ये मिसालें देना बंद करो। अरब स्प्रिंग पहले पढ़ लो, एक चक्कर मार के आ जाओ यमन का, कि यमन में क्या गुजरी, हुआ क्या यमन में, यमन में क्या हुआ, जाए ना चक्कर लगाएं, जाके सूडान में जाए ना, देखें क्या हुआ सूडान का हाल। बात यह है कि ये खुदा खुदा करके अफगानिस्तान संभला है, वहां अफगानिस्तान के अंदर जो है वो आइडियल नहीं है, अभी भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अभी भी आपने बच्चियों के स्कूल खुलवाने सब, लेकिन मुल्क रियासतें संभालने की बात कर रही हैं, आप कह रहे हैं संभली हुई रियासत को हमने खत्म करना है। ये बैठ के बात होगी, और बैठ के, और उसकी ये मेरे ख्याल से खान साहब को इदराक भी हुआ है इस बात का, क्योंकि वो जुमला शेख रशीद साहब ने कहा कि मार्शाल्लाह वाली बात को गलत पहनाया गया है, और वो मेरा ख्याल है कि मार्शाल्लाह वाली, देखिए मार्शाल्लाह तो तब लगेगा ना जब उससे पहले बहुत खून गिरेगा, बहुत आग लगेगी। ये इमारतों, ये बात कर रहे थे इमारतों को आग लगाने वाली, मैंने तो नहीं की बात, ये खुद ही बातें हो रही थी ना कि धावा बोल दिया जाएगा इमारतों पे, और 5-10 लाख 20-50 लाख आदमी घुस जाएंगे इमारतों में, तो उसके बाद तो आगे लगाएंगे ना, और हुकूमत भाग जाएगी। तो इस तरह तो नहीं होता, इस तरह नहीं होता। वो जो
राजापक्से भी वापस आ गया श्रीलंका में, फिर IMF से बात हो रही है। भाई कोई मुल्क ऐसे किसी की मिसाल दें जहां पर ये फितना कामयाब हुआ। और कैपिटल हिल में वो आज तक अमेरिका उनको ढूंढता फिर रहा है। ट्रंप ने धावा बोल दिया था, उसके वो बाद पागल आदमी है, वो भाई उसको आप किसकी मिसाल दे रहे हैं? अब ऐसे शख्स की किसी मिसाल दें जिस आदमी ने अपनी रियासत को मुस्तहकम किया दुनिया में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नताइज का हल मुज़ाकरात के जरिए ही निकलेगा। सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके इस पर मजीद बात करेंगे। ट्रंप तो मिसाल है सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि किस तरह से इस वक्त हमारे रहनुमा बात करें मुख्तलिफ ममालिक में जो वाक़यात पेश आया और जिसके बाद जिस तरह से एक इनकलाब जो हमें नजर आया, उसके पीछे किसी और का, किसी थर्ड पार्टी का नहीं, ये इनकलाब तो किसी मुल्क में भी नहीं आया। तो आप ईरान, इनकलाब ईरान को या उसको तो मिलाए ना इसके साथ, ईरान को तो बिल्कुल भी ना मिलाए। या जो फ्रांस में हुआ उसके बाद भी एक कत्ल गारत का सिलसिला शुरू हुआ, बिल्कुल ठीक है ना। आप इसको रूस का इनकलाब एक बिल्कुल मुख्तलिफ इनकलाब है, चाइना का, मतलब इस ये जो है ना, ये जो कुछ हुआ है अरब स्प्रिंग या इधर उधर कलर रेवोल्यूशन, ये फितना फसाद है जी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेरा ये अभी तक जहन जो मैं सोचता हूँ वो ये कि खान साहब को इलेक्शंस की डेट पे आना चाहिए और इलेक्शंस की डेट पे हुकूमत के साथ बैठ के उनकी पॉपुलैरिटी। लेकिन हुकूमत और खान साहब के जो करीबी लोग हैं वो कहते हैं कि वो खान साहब तो आ रहे हैं ये तैनाती के ऊपर असरअंदाज होने, और इसीलिए वो अपना टाइम आगे पीछे करके स्लो कर रहे हैं, तेज़ कर रहे हैं, क्योंकि तैनाती के ऊपर उन्हें असरअंदाज होना है। ये बड़ी बदकिस्मती होगी हमारे पॉलिटिकल प्लेयर्स की, हमारे, क्योंकि इसके नतीजे में फतह क्या होगी हासिल कि मतलब। और मैं आपको ये बात बिल्कुल बता दूं, ये बात नवाज शरीफ साहब भी जानते हैं। जरदारी साहब ने तो अभी तक कोई आर्मी चीफ उन्होंने नहीं अपॉइंट किया, दायरा कियानी साहब को एक्सटेंशन दी थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी जानते हैं और हमारी तारीख भी हमें ये बताती है कि आर्मी चीफ आर्मी का होता है, बिल्कुल ठीक है, वो अपने इदारे का होता है, मुल्क का होता है, उसकी अपनी सोच होती है वो। और अगर वो कहीं उसके बारे में तासुर हो कि जी ये, तो वो फिर सबसे पहले उधर ही जो है वो। तो ये खान साहब के जहन में अगर ये जो लोग बात कर रहे हैं उनके करीब, मेरे बहुत ये खान साहब से एक सवाल भी हुआ, मेरा बराह रास्त सवाल भी हुआ खान साहब से, और भी अहबाब थे प्रेस में के, तो हमारे मीडिया के। खान साहब ने कहा ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसी बात है, इनके करीबी लोग। तो ये बड़ी, क्योंकि देखिए मैंने आपसे बात की ना कि खान साहब की पॉपुलैरिटी उसके क्या है। पॉपुलैरिटी ये कि वो हुकूमत में आ जाए, पॉपुलैरिटी ये नहीं है कि वो आर्मी चीफ उनकी मर्जी का लगे, शहबाज शरीफ साहब की मर्जी का लगे, किसी की मर्जी का लगे, आर्मी चीफ ही लगना है। अवाम के लिए आप क्या ऑफर कर रहे हैं? ये पॉपुलैरिटी उस लिस्ट में से निकालें, 5 निकालें, 15 निकालें, 50 की लिस्ट ले लें, 100 की लिस्ट ले लें, 101 में मेरा नाम भी डाल दें, जो भी आएगा वो एक ही वो वही होगा जो फौज की सोच होगी। इसीलिए ये तस्वुर, और ये मैंने आपसे कहा ना, जब मैं बात सुनता हूं तो मैं हैरान होता हूं कि बात हो किस तरह रही है, ये मुमकिन कैसे? वो कहते हैं नहीं हो रही है, मैं कहता हूं यार खुदा को मानो, ये कैसे मुमकिन है? तारीख देखो, हालात देखो, इनकलाब। अच्छा, इनकलाब में कैसे इनकलाब? तो वो ये वाला, कभी कहते हैं अरब स्प्रिंग, मैं कहता हूँ अच्छा जाहिर है कि वो, मैंने कहा यार कुछ अंदाजा है अरब स्प्रिंग का? कभी सीरिया जाके देखा क्या हुआ है? बड़ा पुरसकून मुल्क था, बशारुल असद तो डिक्टेटर था, जो भी था, अब क्या हाल है? दाइश निकल आई, गर्दनें काटते थे उनको। दाइश को ये जो यमन का इलाका है खास तौर पे, यहां पर आप ऑप्शन देना कि ये पिस्टल है और ये पिस्टल से गोली मारनी है या छुरे से गर्दन काटनी है, तो अगर पिस्टल को फेंकेंगे तरफ, कहेंगे ये क्या दे रहे हो खिलौना, वो छुरा उठाएंगे और छुरे से देर इंश्योर के वो उसका खास अंदाज में सर कलम करें। मतलब उनका, मतलब वो लोगों ने शायद देखा नहीं है अभी कि वहां पर अरब स्प्रिंग जो आई है उसके नतीजे में क्या मिला है लोगों को। सरमायाकारी, उनकी बनी बनाई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उन मुल्कों को खत्म हो गया। यमन खूबसूरत मुल्क खत्म। अच्छा, ये इवन लेबनान में उन्होंने स्टार्ट किया कि ये रफीक हरेरी, ये साद हरेरी जाएगा, उसके बाद ये होगा। वो लेबनान आज तक नहीं खड़ा हो पाया। लेबनान के अकाउंट्स फ्रीज हैं, वहाँ हंगामे हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई नहीं संभालेगा। कभी मैक्रो कूद जाते। यमन मुझे नहीं पता अरब स्प्रिंग में उसको डाला जाए या ना डाला जाए, लेकिन ये सॉरी लेबनान में, तो लेबनान जो है वो तो बर्बाद हुआ हुआ इस वक्त। ओह क्या खूबसूरत बैरूत खाना जंगी हुई, फिर निकला बाहर, उससे ताइफ एग्रीमेंट में फिर फंसा हुआ है दोबारा। तो ये अच्छा, दूसरी बात जो है इलेक्शंस,
नेतन्याहू आ रहा है वापस, फिर वो इत्तेहाद बनाएगा दाएं बाजू के साथ, फिर चलती है नहीं चलती है गवर्नमेंट, फिर गिर जाएगी, फिर दोबारा बनाएगा। इलेक्शन पे इलेक्शन होते जा रहे हैं वहां पर भी और बरतानिया में भी। लेकिन रियासत ने इसलिए मुस्तहकम है कि खाना जंगी नहीं हो रही, मतलब लोग एक दूसरे का सर नहीं फाड़ रहे बरतानिया की सड़कों पर इस वक्त कि बोरिस जॉनसन को निकाल दिए तो टोरीज आपस में लड़ रहे हैं। हमारे लोग माशाल्लाह ज्यादा लड़ रहे हैं वहां पे, सुभान अल्लाह। जितना टोरीज लड़ रहे हैं वो तो आप, ये तो मैंने आपसे कहा ना कि ये हमें ये इससे निकलना है इस दलदल से, और चंद ही रोज हैं निकल जाएंगे इसमें। लेकिन इस दलदल से निकलें तो एक बेहतर हालात से, एक बेहतर माहौल में निकलें जहां बाहर मिलके सब विन विन करके एक दूसरे को गले लगाएं। ये ना हो कि खून पड़ाओ सबका, ठीक है, जिसकी बातें अभी भी हो रही हैं। और मासूम जानों का नहीं, मासूम जाने जाएंगी ना, ये मतलब वो क्या, वो एक वो साफी चली गई सदफ नहीं, एक अरशद शरीफ शहीद जो हैं, मतलब उनका जो कमीशन या कमेटी बनी है उसमें वो बैंकिंग कोर्ट से रिटायर्ड जज थे गालिबन, वो उसको हेड करेंगे। मतलब वो सर्विंग जज को आना था किसी को, वो जनाब में मतलब है कि मैं आपसे बात ही कह रहा हूं, कुछ मामलात हुकूमत को ठीक करने पड़ेंगे, रियासती अदारों को भी नजरसानी करनी पड़ेगी, और खान साहब को मुज़ाकरात की तरफ जाना होगा। ये खूरेजी, इमारतों पे कब्जे और ये फैसले में, अगर इसको मैं, आप यकीन करें मेरा दिल नहीं मानता सारी बातों के बावजूद कि ये बात हो सकती है। ये मुमकिन है कैसे है? अच्छा 2 नाम 3 नाम 2 नाम हम देते हैं, तुम ओ भाई खुदा का वास्ता, ये मतलब है कि ये तो फिर रियासत मुझे नहीं पता किस तरफ जाएगी। ये मुल्क इसके बाद जो है इस बहरान से निकल के इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा, लेकिन मैंने तस्वुर भी नहीं किया था कि ये बात हो सकती है, और अभी भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं। अच्छा ये देखें आप, उधर आज फिर उन्होंने 15 मिसाइल फायर कर दी, यहां पर कुछ होने को है। ये नॉर्थ कोरिया की जो साइड है, फिर 15 मिसाइल छोड़ दिए उसने, वो बैठे बैठे मिसाइल फेंकता रहता है, पावर शो है ना, पावर शो। और वो मिसाइल फेंक, उसने मिसाइल मारे, फिर वो साउथ कोरिया के ऊपर पा जाके गिर गए। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के दरमियान ऐसी सरहद है ना, मतलब वो जजीरा तो नहीं है, पहले भी नक्शे पे बता चुके हैं कि ये साउथ कोरिया है और ये नॉर्थ कोरिया, दरमियान में डीमिलिटराइज जोन है। अब वो उधर से जब मिसाइल चलाता है नॉर्थ कोरिया में, तो उधर से या तो वो जापान के पास गिरते हैं या वो साउथ कोरिया के पास गिरते हैं। अब वो साउथ कोरिया, इनका फिर रेड अलर्ट, सुबह शाम रेड अलर्ट है। अब साउथ कोरिया में अमेरिकन हैं, ये वो साउथ कोरिया जहां पर अभी वो हेलोवीन पे लोग मरे बेचारे, जो कुचले गए, कुचले नहीं गए, क्रश में जो गए, कुचले गए कहते हैं उर्दू में। अच्छा, लेकिन इशू ये है कि वो उधर मिसाइल गिरते हैं जाके। अब एक नया फार्मूला आ गया है, और वो है जॉकसस। ये है कि जो ऑकसस था उसमें जापान को भी शामिल कर लिया जाए। अच्छा, और ऑकसस से जॉकसस बना दिया जाए। यानी ये एक अजीब, अमेरिका की तरफ से भी नए वो आते हैं फार्मूले। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कुछ नहीं होगा इससे, सवाए इसके कि देखें जापान तो ऑलरेडी सरेंडर करके सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकन बैठे हैं वहां, वो अमेरिकन की एम्ब्रेला तले बैठा है ना जापान कहता है कि भाई हमें न्यूक्लियर वेपन बनाने दो, तो वो तो सरेंडर के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता। उस सरेंडर के बाद जो बादशाह ने उनके सरेंडर किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जब वो 2 बम गिरे थे हिरोशिमा नागासाकी, तो उनको ये हो गया था कि आइंदा हिफाजत जो है इनकी अमेरिका करेगा, ये अपनी फौजें नहीं बनाएंगे इस तरह। अमेरिका वहां बैठा है, अमेरिका बैठा है साउथ कोरिया में अभी सवाल उठना शुरू हो गया है कि एक मिनट, हम अपना न्यूक्लियर क्यों नहीं बना रहे? अगर नॉर्थ कोरिया ने बना लिए तो हम बनाए अपने। तो वहां पर शोर शुरू हो गया न्यूक्लियर का, साथ ही शोर शुरू हो गया ये यहाँ पे जो है वो इसको ये जॉकसस में शामिल किया जाए जापान को। हालांकि जापान जो है ऑलरेडी अमेरिकन बेसिस है वहां पे। और साउथ कोरिया में भी है, साउथ कोरिया में जहां पे ये बच्चे मरे हैं ना हेलोइन पे, जो पार्टी के लोग, वो उसके साथ ही अमेरिकन यूएस बेस है, बिल्कुल करीब उसके यूएस बेस है उस एरिया के सियोल में। तो अब वो जॉकसस एक नया चल रहा है अच्छा, उधर वो जो गंदम की सप्लाई बंद हो गई थी यूक्रेन में, वो एक बम गिरा था ब्लैक सी के पास ओडिशा पे, उन्होंने कहा जी गंदम का जहाज था, इसमें से बम इन्होंने मिसाइल चलाया, रशिया निकल गया था, रशिया वापस आ रहा है, टर्की पूरी कोशिश कर रहा है, यूएन भी कोशिश कर रहा है कि ये मामला सप्लाई ना रुके। शी जिनपिंग सऊदी अरब आ रहे हैं। अच्छा सर, ब्रेक के बाद इस पर बात कर लेते हैं वापस। शी जिनपिंग सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सऊदी अरेबिया अमेरिकन अलाए, शी जिनपिंग वहां का दौरा करने जा रहे हैं, और ये भी देखना है कि क्या बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात होने जा रही है। बाली इंडोनेशिया में समिट हो रही है ना, जिसके लिए मोहम्मद बिन सलमान शायद पाकिस्तान रुकते हुए, इंडिया रुकते हुए, फिर उसके बाद वहां निकले। ठीक है, तो वहां पर बाइडेन और शी जिनपिंग भी आ रहे हैं। मुलाकात क्या मुतवक्किल है अभी तक? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी ना। सही होगा, ब्रेक से वापस आके सर इस पर बात नहीं करते हैं। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, खान साहब की जो इस वक्त पॉलिसी है और सियासी हिकमत अमली है, इसके बाद क्या होगा और क्या उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लिया जाएगा? देखिए, दो चीज़ें तो बिल्कुल ऐसे हैं कि एक तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, और उनकी गिरफ्तारी जो है उस वक्त की जाए जब वो बहुत ज़्यादा उनके साथ लोग ना हों। कोशिश की जाए कि वो सफ़र कर रहे हो, लाहौर से आ रहे हो, जा रहे हो किसी जगह पे सुबह अर्ली मॉर्निंग लेट आवर, जब उनका बहुत ज़्यादा कारकुन मोबिलाइज ना हो तो उस वक्त उनकी गिरफ्तारी की जाए, या वो अपनी रिहाइश जगह पे सोने के लिए पहुंचे तो वहां से गिरफ्तार कर लिया जाए। कारकुनों को चूंकि रखा तो वो गिरफ्तारी उनकी एक तो ऑन कार्ड्स है, और दूसरा यह है कि उनकी नाअहलियत कल भी, और तीसरी तौहीन। तौहीन के अंदर अगर बुलाया जाता है वो नहीं जाते, उसके दूसरा तीसरा चौथा उसके बाद एक फैसला हो जाएगा। और वो तौहीन में अब ये भी हो गया है कि वो पार्टी के सदर नहीं रहे तो कैसे कर रहे। तो ये 3-4 तो वो हैं जो कि आइन और कानून के तहत मामलात हैं, उनको सिक्योरिटी खदशात भी हैं, और फिर उसके उनके जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं बिल्कुल मामलात ख़राब हैं उनकी सतह पे। और जो बात कर रहे थे लोग, उन्होंने भी उनसे कहलवा दिया कि नहीं हम तो बात नहीं करेंगे, जैसे परवेज़ खटक साहब ने भी कह दिया, तो बाकी लोगों ने भी कह दिया, असद कैसर साहब ने भी। तो ये मामला अब जरा उलझ गया है, और इसमें आगे बढ़ना हुकूमत को ही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब होती है। इमरान खान साहब, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को सूट करेगा, मेरा ख्याल है कि सूट नहीं करेगा माशाल्लाह। और ये केओस, ये सियासी जमातों को, वो किसी को भी सूट नहीं, मुल्क को नहीं सूट करेगा। में बात कर चुके हैं सारी, तो मुल्क को नहीं सूट करेगा। लेकिन ये कि बहरहाल हालात जाओ उसी तरफ रहे हैं, और इस दुआ के साथ के हालात थम जाएं, रुक जाएं। कशीदगी बढ़ रही है ईवानों में भी, पावर कॉरिडोर्स में भी, सड़कों पे भी, और डेड लॉक अपनी जगह पे बरकरार है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।